Okay class, so on second year chemistry chapter 9 organic compounds with oxygen containing functional group. Yesterday we discussed the topic of phenol कि जब बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच हो जाए जाकर तो फिर किस तरह के कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है और वो किस तरह के उसको प्रिपेयर किस तरह किया जाता है फिनॉल को, और फिनॉल के रिएक्शंस कैसे होते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईथर, थर्ड कंपाउंड, जिसमें अल्कोक्सी ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, जो उसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो ईथर्स क्या होते हैं, अगर हम कोई जनरल फार्मूले की बात करें तो जनरल फार्मूला होता है ROR, ठीक है, दैट इज ईथर, कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल्स अटैच्ड होते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों जानिब, इट इज कॉल्ड ईथर। इसमें जो OR ग्रुप होता है उसको अल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं, ठीक है, अल्कोक्साइड भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इस ROR को अगर हम इस तरह से लिख दें कि R2O, तो उसका मतलब ये हो गया कि दे आर एक्चुअली अल्काइल ऑक्साइड्स। ये जो ईथर्स होते हैं इनको अल्काइल ऑक्साइड्स भी कहा जा सकता है, मतलब ईथर के काफ़ी सारे नाम मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये ईथर क्या होता है कि जब अल्काइल रेडिकल के साथ OR ग्रुप की अटैचमेंट होती है, अल्कोक्सी अटैच्ड होता है। ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ रेडिकल्स अटैच्ड होते हैं, तब भी वही बात हो गई। और चूंकि अगर हम इसको कंडेंस करके कंबाइन करके लिखें तो ये हो जाएगा R2O। R2O मतलब दैट इज अल्काइल ऑक्साइड भी इसको हम कह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि ईथर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल्स। ईथर्स और अल्कोहल्स एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, ठीक है, दोनों का जनरल फार्मूला सेम होता है, दैट इज CnH2n+2 और O। ये दोनों फार्मूले जो है वो, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम लेते हैं C2H5OH, ये आपके पास इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल, और अगर मैं लिखता हूँ CH3OCH3, ये आपके पास ईथर है, चूँकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ रेडिकल्स की अटैचमेंट है। अगर हम इसको कंडेंस करके लिखें तो ये हो गया C2H4O, मतलब C2H6O, CnH2n+2 और O। अगर हम इसको कंडेंस करके लिखें C2H6O, तो द बोथ आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। इट मींस दे बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। चूंकि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की अटैचमेंट है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। तो ईथर्स और अल्कोहल्स आपस में आइसोमर्स होते हैं दो वजूहात की बिना पर। पहली बात उनके जनरल फार्मूले सेम होते हैं, और दूसरी बात दोनों के जो है वो फार्मूले सेम है और स्ट्रक्चर अलग होते हैं, ठीक है। तो ईथर्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर अल्कोहल के, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, ईथर्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। ईथर्स को अल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। MCQs में आपसे आस्क करते हैं ना पेपर में कि ईथर्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। एनहाइड्राइड से मुराद क्या होता है? द रिमूवल ऑफ वाटर। जब भी किसी मॉलिक्यूल से वाटर रिमूव कर लो तो वो अल्कोहल बन जाता है, सो वो जो है वो एनहाइड्राइड बन जाता है। अच्छा, बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि सर अल्कोहल के एनहाइड्राइड तो इथीन्स होते हैं, इथीन होता है वो तो, चूँकि जब अल्कोहल में से, इथेनॉल में से जब वाटर रिमूव करते थे हम चैप्टर 7 के अंदर, तो इथीन की फॉर्मेशन होती थी। तो ये कैसे आपने लिखा कि अल्कोहल के एनहाइड्राइड ईथर हो गए? तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि जब अगर आप एक्सेस ऑफ इथेनॉल अगर आप लेते हो, 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल अगर आप लोगे, 1 मोल एंड 1 मोल, 2 मोल्स इथेनॉल अगर आप लोगे और उसमें से वाटर को रिमूव करोगे तो एक से H और एक से OH रिमूव हो जाएगा। तो जब HOH रिमूव हुआ तो वाटर रिमूव हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा होता है, तो क्या बच गया? ये RO के साथ R जुड़ जाएगा, ईथर बन गया। तो असल में जिस तरह से अल्कीन्स जो है वो एनहाइड्राइड्स हैं ईथर के, वो अल्कोहल के, बिल्कुल वैसे ही ईथर्स भी जो है वो एनहाइड्राइड्स हैं अल्कोहल के। लेकिन इथीन में क्या होता है? 1 मोल ऑफ अल्कोहल आप यूज़ करते हैं, और ईथर को बनाना हो तो एक्सेस ऑफ अल्कोहल मतलब 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथर आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये भी एनहाइड्राइड हुआ एक तरफ से, लेकिन एक से H रिमूव हुआ, एक तरफ से OH रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा नाम की ईथर्स जो है वो एनहाइड्रेट्स ऑफ अल्कोहल के नाम से भी केमिस्ट्री में मशहूर है। नेक्स्ट, ईथर्स आर अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। ये तीसरा एक और नाम मैं बता रहा हूँ आपको। ईथर्स जो है वो वाटर के अल्काइल डेरिवेटिव होते हैं। वाटर H2O जिसको आप जानते हैं, पानी का स्ट्रक्चर आप जानते हैं इस तरह से होता है ना, H2O का है ना, ऑक्सीजन के दोनों तरफ H होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। अगर आप इस H की जगह पर R लगा दो तो ROR, क्या ईथर बन जाएगा? तो मतलब ईथर्स क्या हो गए? वाटर के अल्काइल डेरिवेटिव है, मतलब H को हटा के R अगर इसमें लगा दो तो इस तरह से क्या बन जाएगा? दोनों H हटा के RR लगा दो तो ईथर बन जाएगा। तो ये तीसरा एक और इस तरह से भी नाम बन सकता है कि दे आर द अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। तो ये तीनों डेफिनेशन वाइज हमने अलग अलग नेम इसके चेक किए। अच्छा, ईथर की जब बात करते हैं, एक ईथर हमारे पास जो है वो होता है लाइक हाइपोथेटिकल ईथर। हाइपोथेटिकल ईथर क्या चीज़ हम कहते हैं वो फिजिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल ईथर के बारे में। कि शुरू में जो लाइट कॉन्सेप्ट था ना, लाइट के बारे में कहा जाता था कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स की सूरत में जो है वो मूव करती है,
पार्टिकल्स की सूरत में फैलती, कॉर्पस्कुलर थ्योरी जिसको हम कहते हैं, जो न्यूटन ने पेश किया था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। फिर उसको क्रिश्चियन हाइजिन ने उसको रिमूव, वो जो है वो कर दिया था, रद्द कर दिया था। और हाइजेंस वेव फ्रंट थ्योरी जिसको हम कहते हैं, है ना, फर्स्ट टाइम में आपने पढ़ा था लाइट के अंदर, चैप्टर 10 होगा शायद, नेचर ऑफ लाइट, या 9 था, आई डोंट नो, 9 था, ओके ठीक है। तो उसमें क्या था कि उसने क्रिश्चियन हाइजिन ने बताया था कि लाइट जो है वो वेव्स की सूरत में जो है वो ट्रैवल करती है। फिर लोगों ने यही कहा कि जब वेव की सूरत में ट्रैवल करती है तो वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे मेरी आवाज़ अगर आप तक जा रही है तो यकीनन किसी मीडियम की सूरत में जा रही है। तो अगर सूरज से रोशनी ज़मीन तक आ रही है तो वो कैसी आ रही है, सूरज से ज़मीन के बीच में वैक्यूम है, उसमें कोई मीडियम तो है नहीं। तो क्रिश्चियन हाइजिन ने उस वक्त बताया था कि उसमें मीडियम है, और वो मीडियम क्या, उन्होंने बोला था ईथर है। एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड था जो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था, उसको ईथर का नाम दिया गया था कि भाई ईथर है, भाई चारों पूरे वैक्यूम में हर तरफ ईथर भरी है। उस ईथर से क्या होता है, एज मीडियम यूज़ करते हुए जो है लाइट रेज यहाँ तक आती हैं। और जब रशियन जो एस्ट्रोनॉट थे यूरी गैगरिन, जब फर्स्ट टाइम वो वैक्यूम में गए तो उन्होंने, जब खला में गए, स्पेस में गए, तो उन्होंने देखा जाकर के वहाँ पर कोई भी ईथर नहीं, खाली है, बिल्कुल गुंजान है, वीरान है, तो ऐसे तो कोई चीज़ ही नहीं है। फिर वो आकर बताते हैं कि भाई हाइजीन तो गलत बोलता था, कोई ईथर वीथर नहीं ऊपर आसमान में। फिर आखिरकार वो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल सन 20वीं सदी में आते हैं, और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एक नए तरह के वेव्स के बारे में बताते हैं, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वो वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। फिर वो पूरी एक हिस्ट्री चेंज होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा आता है। ये बहुत एक जाइंट लीप थी इंसानियत की, एक लाइट की उसकी तरफ, नेचर की तरफ देखते हुए। तो वो जो ईथर हम पढ़ते हैं ना फिजिक्स के अंदर, वो ये ईथर नहीं है, ठीक है। वो ईथर एक हाइपोथेटिकल ईथर है, ठीक है। यहाँ जो ईथर है ये कंपाउंड है, रियल में कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, और उसको ज़्यादातर जो हम लोग घरों पे तो कहीं इस्तेमाल नहीं करते, बट हॉस्पिटल्स में उसको हर जगह एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया भी इसी को कहते हैं, जनरल एनेस्थेटिक, है ना। जो आपने देखा होगा कि बेहोश करने के लिए जो है समटाइम्स जो नॉर्मल बेहोशी होती है, जनरल जिसको हम कहते हैं ना, तब वो मास्क लगा देते हैं मुंह पे, तब वो गैस के थ्रू जो है वो क्या कर रहे होते हैं, वो बेहोश कर रहे होते हैं, अनकॉन्शियस कर रहे होते हैं इंसान को सर्जरी करने के लिए। तो मास्क में से जो गैस निकल रही होती है ना, वो होती है ईथर, डाईथाइल ईथर, जिसके बारे में जो पढ़ ले। घरों पर इस्तेमाल नहीं होता, वो बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मरीजों को जिनकी सर्जरी करनी होती है। और अगर कोई इंसान इम्यून है उससे, प्रोन है उससे, तो फिर उसको फिर सिरिंज के थ्रू बेहोश किया जाता है, अगर वो मास्क से, गैस से ना हो रहा हो, ठीक है। तो ये ईथर इस्तेमाल तो करते हैं, बट दे आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स, दे आर नॉट यूज्ड इन अवर होम्स। क्लियर है। तो ईथर के टाइप्स पे बात करते हैं। ईथर कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरह के ईथर है, एक को सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, एक को मिक्स्ड या असिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। सिंपल ईथर क्या होते हैं बच्चों? ये सिमेट्रिकल क्या होते हैं कि जिसके दोनों तरफ जो रेडिकल्स लगे होते हैं, दे बोथ विल बी सेम रेडिकल से अटैचमेंट करेंगे। और असिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर क्या होगा? जिसमें दोनों डिफरेंट, एक अगर आर लगा है तो दूसरा आर डैश लगा होगा, आर डैश मतलब चेंज होगा, और ये दोनों आर आर लगा दिए मैंने, सेम आर है, और आर डैश का मतलब मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया, इसकी वैल्यू अलग हुई, ठीक है। जैसे ना एक्स ओ वाई मैथ में कहते हैं, अगर एक्स ओ एक्स है तो दोनों एक्स सेम होना चाहिए, एक्स ओ वाई है तो अलग अलग हो सकते हैं। तो CH3 OCH3 ये सिंपल ईथर है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, सिमेट्रिकल, और ये मिक्स्ड ईथर या असिमेट्रिकल। क्लियर, सिंपल चीज़ थी। दो तरह के ईथर होते हैं हमारे पास। नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ईथर की नेमिंग सिस्टम किस तरह से नेमिंग की जाती है? तो IUPAC में इसको हम नेम कह सकते हैं अल्कोक्सी अल्केन। अगर सिंगल कंपाउंड अगर आ जाए ईथर, तो अगर मिक्स होकर आए फंक्शनल ग्रुप की सूरत में, तो उसका एक डिफरेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। तो वो हम इस चैप्टर के बाद, चैप्टर 9 के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे मैंने अपलोड तो लेक्चर्स डिफरेंट गुलशन कैंपस के करके कर दिया है, ठीक है, बट आपकी क्लास में हम इसको चैप्टर 8 या 9 के बाद मतलब अब डिस्कस करेंगे, 8 तो हो चुका हमारा, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो IUPAC में इसके जो नेमिंग है वो अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी और अल्केन, ठीक है। अल्केन क्या होगा? जो ज़्यादा कार्बन जिस तरफ होंगे वो अल्केन है, और जो कम कार्बन जिस तरफ होगा वो अल्कोक्सी है, ठीक है। अब जैसे CH3 OC2H5, इसके अंदर अगर आप चेक करें तो ये देखो, यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है, तो ये अल्केन है, ये अल्कोक्सी है, तो क्या हो गया? मिथॉक्सी इथेन। नीचे आ जाओ, अच्छा समझ में आ गई बात? तो जो कम वाला होता है वो अल्कोक्सी, जो ज़्यादा वाला वो अल्केन। और कॉमन नेमिंग क्या है? अल्काइल, अल्काइल ईथर। और जब हम अल्काइल अल्काइल लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, 2 अल्काइल होंगे, जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा। जैसे CH3 OC2H5, अल्काइल अल्काइल ईथर, M से मिथाइल आता है, E से इथाइल आता है, तो क्या होगा? इथाइल मिथाइल ईथर। क्लियर। अब कोई भी ईथर हमारे पास हो हम उसकी नेमिंग कर सकते हैं इजीली। तो ये तो मैंने आपको सिंपल ईथर की इंट्रोडक्शन दे दी, कोई कंपाउंड नहीं बता रहा था मैं, ईथर को एज अ जर्नल एज अ होल बता रहा था आपको ईथर क्या होता है। अब हम ईथर के कंपाउंड की तरफ आते हैं। जो सबसे मोस्ट फेमस ईथर हमारे पास है दुनिया में, दैट इज डाईथाइल ईथर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CH2H5 OC2H5।
तो जब हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, तारुफ की बात करें, तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, स्ट्रक्चर अगर ये है तो फॉर्मूला C4H10O बन गया इसका, ठीक है। IUPAC ने मिथॉक्सी इथेन, जो कि छोटा चेन भी है बड़ा चेन भी है, इथॉक्सी इथेन, और कॉमन नेमिंग में इथाइल इथाइल ईथर, तो नॉर्मल इसको क्या लिख देंगे, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। ओके, सो डाई इथाइल ईथर में हमने ये पढ़ा कि कॉमन इंट्रोडक्शन इसके हमने डिस्कस कर लिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम इसकी डील करें, फिजिकल ईथर किस तरह का कंपाउंड होता है, डाई इथाइल ईथर, तो कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस बट हाईली वोलेटाइल होता है। मतलब फॉरन से क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाता है और एवोपरेट होना शुरू हो जाता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो हाईली वोलेटाइल कलरलेस लिक्विड होता है और हाईली इन्फ्लेमेबल भी होता है, तेज़ी से इसके साथ आग भी लग जाती है। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हमने अब तक पढ़े सारे के सारे फ्लेमेबल ही हैं, सब में आग लग जाती है, ठीक है, ड्यू टू द हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन इन देयर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, देख कर, चक कर, सूंघ कर, इस तरह से हम क्या पता लगा सकते हैं ईथर के बारे में। नाउ प्रिपरेशन की बात डिस्कस करें कि प्रिपेयर किस तरह करते हैं, तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईइथाइल ईथर। फर्स्ट वन इज बाय इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के ज़रिए हम जो है वो प्रिपेयर करेंगे किसको, डाईइथाइल ईथर को। इसी कंपाउंड को हम कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस या विलियमसन सिंथेसिस। अच्छा, ये विलियमसन न्यूजीलैंड का केन विलियमसन नहीं है भाई, ठीक है। विलियमसन जो है वो ये क्रिकेटर नहीं है, एक साइंटिस्ट है, अंग्रेज़ों का नाम इस तरह से होता है विलियमसन। तो विलियमसन सिंथेसिस जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम पर है। इथाइल अल्कोहल से उसने बताया था किस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है, विलियमसन का तरीका। 2 तरह से इथाइल अल्कोहल से बनाने से सिखाया है अल्कोहल, वो डाईइथाइल ईथर को। पहला क्या कि अगर हम इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम मेटल से करा दें, आपको पता है यहाँ पर अल्कोहल अपनी एसिडिक नेचर को शो करेगा, ठीक है, Na+, ठीक है, और जो है उस तरह से H+ हो जाएगा और C2H5O- हो जाएगा। ये सोडियम किसके साथ अटैच करेगा, इस C2H5O के साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, C2H5ONA+H2 हाइड्रोजन, इसको बैलेंस कर लेंगे हाफ लगा के, ठीक है बच्चे। नाउ दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड व्हाट, यस, सोडियम इथॉक्साइड। और यू नो कि इथॉक्साइड जिसके अंदर है वो वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने इस्तेमाल भी किया इसको, RONA, सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस C2H5ONA है ना, इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देंगे, किसके साथ, किसी अल्काइल हैलाइड के साथ। अब हमें चूंकि इथाइल वाला चाहिए तो C2H5Cl से करा देंगे, ये पड़ा हुआ रिएक्शन है, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ा, माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ा, तो क्या बना, C2H5O, बन गया डाईइथाइल ईथर और प्लस NaCl, सही है। तो ये पहला तरीका है कि हम इस तरह से बना सकते हैं इथाइल अल्कोहल के जरिए। सेकंड प्रोसीजर में क्या करेंगे, जो ऊपर मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, डिहाइड्रेशन ऑफ एक्सेस इथेनॉल। एक्सेस इथेनॉल मतलब 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल के हम डिहाइड्रेशन कर देंगे। वो कैसे, देखो C2H5OH 1 मोल यहाँ लिया, प्लस इसका रिवर्स मिरर इमेज बना दो, HOC2H5, ठीक है, इस तरह से बना लिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया हाई टेम्परेचर और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और यहाँ से क्या होगा, HOH, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब वाटर रिमूव होगा तो क्या बनेगा, C2H5O, बन गया डाईइथाइल ईथर और प्लस साथ में H2O या वाटर। तो ये दोनों तरीके कहलाते हैं विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें उसने बनाया था कि अल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं ईथर को। तो ये डबल स्टेप प्रोसीजर, ये सिंगल स्टेप प्रोसीजर, क्लियर। सेकंड तरीका हमारे पास होता है इथाइल क्लोराइड के जरिए, कि इथाइल क्लोराइड के जरिए भी वी कैन फॉर्म डाईइथाइल ईथर। अब किस तरह से बना सकते हैं, इथाइल क्लोराइड लेना है, यहाँ पर भी 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड हम लेंगे, ठीक है, C2H5Cl, दिस इज इथाइल क्लोराइड, तो C2H5Cl 2 मोल्स हमने लिया है यहाँ पर, प्लस रिएक्शन इसका होगा Ag2O सिल्वर ऑक्साइड के साथ, Ag2O इज कॉल्ड सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, Ag सिल्वर होता है। अब क्या होगा कि Cl- C2H5 होता है, जो कि अल्काइल हैलाइड से है, ऑक्सीजन -2 होता है, यह प्लस है। तो क्या होगा कि जो यहाँ पर Cl है वो दोनों Cl इस Ag के साथ मिल जाएंगे, और ऑक्सीजन जो है वो या दोनों जो है वो पॉजिटिव के साथ जाकर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा C2H5O C2H5 बन जाएगा, और प्लस और Ag है ना, तो ये 2AgCl यहाँ पर बैलेंस करके हम लिख देंगे, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो सिल्वर ऑक्साइड के साथ, अच्छा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो आप इसको 2C2H5Cl करके लिख लो, तो भी बात वही है,
जैसे इसको 2 मोल्स है ना, आप इसको ऐसे ना लिखो, आप 2C2H5OH करके लिख दो, तब भी बात वही है, क्लियर। तो यहाँ मैं स्ट्रक्चर ओपन करके इसलिए करता हूँ, मैकेनिज्म आपको समझ में आए कि किस तरह से रिएक्शंस हो रहे हैं। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात डिस्कस करते हैं, ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टी। तो याद रखिएगा मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि ईथर्स आर हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल। ईथर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं भाई? अनस्टेबल बट अनरिएक्टिव ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। और स्टेरिक हिंड्रेंस किसे कहते हैं? बल्कि मॉलिक्यूल जब आ जाता है तो उसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है। मतलब कैसे कि अगर हम यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि ROR, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो और ये ऑक्सीजन ही रिएक्टिव स्पीशी है, तो किसी भी चीज़ को रिएक्शन अगर करना है तो R रेडिकल के बारे में तो आप जानते हैं, ये लेस रिएक्टिव होता है, मैंने आपको बताया था। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर इसका ऑक्सीजन है, ठीक है। रेडिकल्स जो है वो लॉन्ग कार्बन चेंज होता है, उसकी वो हमेशा से लेस रिएक्टिव होता है, और जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा रिएक्टिव होता है। अब इस फंक्शनल ग्रुप की तरफ अगर कोई भी सब्सटेंस जाकर अटैक करना चाहे, इसके लोन पेयर को छीनना चाहे, लेना चाहे, तो उसके लोन पेयर के बॉडीगार्ड या उसके राइट और लेफ्ट हैंड बन के खड़े हुए हैं ये यहाँ पर रेडिकल्स, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ठीक है। एक बड़ा रेडिकल यहाँ पर मौजूद है, एक रेडिकल यहाँ पर होगा। तो ये दोनों क्या करेंगे? इस ऑक्सीजन को जो है ना दोनों तरफ से रोक कर रखेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको हम कहते हैं, एक रुकावट डाल के रखेंगे, एक ऑब्स्टिकल बनाकर रखेंगे, एक हिंड्रेंस बनाकर रखेंगे। और इस हर्डल की वजह से क्या होगा कि कोई भी स्पीशी आकर इस ऑक्सीजन पर अटैक नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? ईथर्स जो है वो लेस रिएक्टिव हो जाता है, ईथर्स की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। और ये आपके लिए अच्छी बात होती है जब कोई चीज़ लेस रिएक्टिव हो जाता है, उसका मतलब ये होता है कि उसकी केमिकल रिएक्शंस जो है वो नहीं होते हैं, गिनती के होते हैं। जैसे यहीं पे खुद खत्म हो गया यहाँ पे। ये अगर हम फिनॉल की बात कर रहे थे तो कल मैंने फिनॉल में बताया था, चूँकि उसमें एक्टिवेटिंग ग्रुप मौजूद है OH का, और उसी की एक्टिविटी की वजह से फिनॉल एक हाईली रिएक्टिव हो चुका था, और काफ़ी सारे रिएक्शंस हमने कल फिनॉल के किए थे, नाइट्रिक एसिड के साथ, ब्रोमीन के साथ, और भी पता नहीं कितने सारे रिएक्शन किए थे। यहाँ पर क्या हो गया कि चूँकि लेस रिएक्टिव हो चुका है तो रिएक्शन देगा ही नहीं। अब जैसे मीथेन इथेन की बात हमने की थी, मीथेन इथेन उसमें पाई बॉन्ड होता है नहीं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, इसकी वजह से लेस रिएक्टिव होता है, तो बस छोटा मत सब्स्टिट्यूट कॉम्बिनेशन कर लेगा, बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन कर लेगा, खत्म। लेकिन यही अगर हम अल्कीन्स और अल्काइंस की बात करते हैं, इथीन और इथाइन की बात करते हैं, तो लॉन्ग सीरीज ऑफ रिएक्शंस उसके लिए कहते हैं हमने। क्यों? पाई बॉन्ड है उसके अंदर, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये सिंपल सी बात, अब चूंकि लेस रिएक्टिव है तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, तभी केमिकल प्रॉपर्टी बस इसकी एक ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, रिएक्शन विथ HI के साथ ही रिएक्शन कर जाते हैं, जिसको हम हाइड्रोजन आयोडाइड भी कह सकते हैं, या हाइड्रो आयोडिक एसिड भी इसको हम कह सकते हैं। और यही से आपको शो होगा बेसिक नेचर ऑफ ईथर, ईथर का बेसिक नेचर। याद रखो, ईथर जो है अल्कोहल तो एसिडिक इन नेचर होता है, फिनॉल भी एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन जो ईथर होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। और बेसिस किसे कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर? लेविस कॉन्सेप्ट की बात अगर हमें की जाए, ठीक है, तो लेविस कॉन्सेप्ट के लिहाज से की जाए बात, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं वो तमाम स्पीशीज कहलाते हैं बेस। तो चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है, इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये बेस है। अब किस तरह देता है चेक करो। इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन हो गया HI के साथ, HI आप जानते हैं हाइड्रोजन और आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक एसिड भी इसको हम कह सकते हैं HI को। ये हैलोजन एसिड एक है। अच्छा, HCl HBr के साथ नहीं करेगा, इसलिए मैंने HX नहीं लिखा यहाँ पर, सिर्फ HI के साथ ही रिएक्शन करता है ये, ठीक है। अब आप जानते हैं आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का, बिकॉज हैलोजेंस, ऑल द हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हैलोजेंस हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब उसमें जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचते हैं तो चार्ज नेगेटिव आ जाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज कैरियर है, और हाइड्रोजन चूंकि अब जाहिर सी बात है इसने छोड़ दिया तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर हो गया, पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो गई। अब इस हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो आयोडीन ने खींच लिया, तभी पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया। ये कॉन्सेप्ट तो आप जानते हैं ना पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग का। अब इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा? चूंकि अब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास, जो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन था वो इस आयोडीन ने खींच लिया, तो नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया। अब इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना जो कोई एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ वन साइडेड शेयरिंग कर लेगा। वन साइडेड शेयर करके जब इसको दे देगा, ये हो जाएगा C2H5O C2H5, उसके बाद यहाँ से एरो बनाकर, है ना भाई, H आ जाएगा, और ये पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, और ये I माइनस जो है वो अलग हो जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा उसके ऊपर जनरेट। और याद रखें यहाँ पर, या तो इस पूरे पर आप पॉजिटिव चार्ज लगा दो, या तो आप चाहो तो सिर्फ इस ऑक्सीजन पर भी आप जो है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हो। और याद रखें, जब भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब भी किसी मॉलिक्यूल पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, देखो ऑक्सीजन पर 2 चार्ज आ सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो ऑक्साइड है वो, और जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो फिर वो क्या है? ऑक्सोनियम।
फिर उसको हम ऑक्सोनियम आइन कहते हैं, जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो यहाँ ऑक्सीजन आइन की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे कार्बाइड कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज आए, कार्बोनियम जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए, हाइड्राइड जब हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आए, और जब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हाइड्रोनियम। ठीक है, और बहुत सारे इसमें आप निकाल सकते हैं। क्लोरीन, क्लोराइड जब क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आए, क्लोरीनियम जब क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आए, नाइट्राइड जब नाइट्रोजन पे NO2 पर नेगेटिव चार्ज आए, और नाइट्रोनियम जब NO2 पर पॉजिटिव चार्ज आए। बात समझ आएगा? सल्फाइड जब सल्फर पर नेगेटिव चार्ज आए, सल्फोनियम जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो पॉजिटिव चार्ज वाले यम उसको हम लिखते हैं ना, तो ऑक्साइड से ऑक्सोनियम आइन हो गया ये। ठीक है, क्यों? चूंकि इसने जो है इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनेट कर दे तो H+ का आइन पूरे ऑक्सीजन पे इस पूरे मॉलिक्यूल पर आ गया। तो बस यही एक रिएक्शन करता है HI, हाइड्रोजन आइडाइड, और उसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं करता। समझ आ रही बात? नेक्स्ट इसके बाद हम यूजेस की बात डिस्कस करते हैं, इस्तेमालात इसके कि डाइथाइल ईथर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो देयर आर 3 सिंपल यूजेस ऑफ दिस ईथर। फर्स्ट यूज़ तो इसका जो हम पढ़ने वाले चैप्टर 10 के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, दैट इज़ वो केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर मैं बायोमॉलिक्यूल जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा फर्स्ट के बारे में डिटेल में। तो अब मिक्सचर ऑफ डाइथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल, ये दोनों को जो मिक्सचर है ना, ये कहलाता है ब्लूर्स रिएजेंट। और ब्लूर्स रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है केमिस्ट्री के अंदर विच कैन डिजॉल्व लिपिड्स, जो लिपिड्स को अंदर अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। और लिपिड्स किसे कहते हैं बायोलॉजी के अंदर? फैट्स एंड ऑयल, नेचुरली अकरिंग जो फैट्स और ऑयल होते हैं ना बॉडी के अंदर या प्लांट्स के अंदर, फैट्स और ऑयल, चर्बी या तेल जो होता है उसको हम लिपिड्स कहते हैं कलेक्टिवली, फैट्स और ऑयल को बायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो लिपिड्स जो है ना वो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, किसी भी चीज़ में डिजॉल्व नहीं होते। चर्बी है, जैसे गाय की चर्बी है, वो आप उसको किसी चीज़ में डिजॉल्व नहीं कर सकते हो। सो वो सिर्फ और सिर्फ ब्लूर्स रिएजेंट के अंदर डिजॉल्व होता है। ब्लूर्स रिएजेंट क्या होता है? डाइथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर होता है, लैब के अंदर मौजूद होता है ये ब्लूर्स रिएजेंट। ठीक है, तो उसको बनाने में मतलब फैट को डिजॉल्व करते हैं, उसके साथ बहुत सारे काम करते हैं, सोप वगैरह की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है, साबुन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इट इज यूज्ड एज इनहिबिटर। आपको पता है नेगेटिव कैटलिस्ट के तौर पे भी ड्राई ईथर इस्तेमाल होता है, एनहाइड्रस ईथर जिसको हम कहते हैं, वुड्स रिएक्शन में भी इस्तेमाल किया है, और ग्रिग्नार्ड एजेंट की फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल किया RMGX को बनाने के लिए, क्योंकि वो मेटल जब इन्वॉल्व होता है तो रिएक्शन हाईली रिएक्टिव हो जाता है, उसको स्लो डाउन करने के लिए एज इनहिबिटर हम ड्राई ईथर या एनहाइड्रस ईथर को इस्तेमाल करते हैं। सही है। नेक्स्ट है थर्ड है, इट इज़ यूज्ड एज एनेस्थीसिया। ये मैंने शुरू में क्लास के बता दिया, ये बेहोश करने के लिए भी हम डाइथाइल ईथर को इस्तेमाल करते हैं ड्यू टू इट्स एनेस्थेटिक नेचर। क्लियर है सारी चीज़ें?